आज कुछ फेरबदल करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है कंपाउंडिंग गेन्स, उसका सबसे पहले हम लोग वर्ड्स देख लेंगे, फिर जो है बाद बाकी बाद में के देखेंगे। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है एक तरीके से बढ़ता हुआ, मतलब कि चक्रवृद्धि जिसको कह सकते हैं। और इसका जो साइनो है ये होगा एक्युमुलेटिंग, ऑगमेंटिंग या फिर इंटेंसिफाइंग। एंड तो हो जाएगा डिमिनिशिंग, डिक्रीजिंग या फिर लेसनिंग। अंडरवेलमिंग का जो मतलब होता है, एक अंडरवेलमिंग होता है, एक ओवरवेलमिंग होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ये फीका होता है, छोटा होता है, अनइम्प्रेसिव कह सकते हैं, मेडियोकर मीडियोकर कह सकते हैं, डल कह सकते हैं। और इसका एंड हो जाएगा इम्प्रेसिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर अमेजिंग। आइसोलेशन मतलब अलग थलग या अकेले में, अलगाव में। सॉलिट्यूड, सेक्लूजन या फिर सेपरेशन एंड हो जाएगा कनेक्शन, इंक्लूजन फिर एसोसिएशन। विनिंग ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे छोड़ना या किसी चीज़ पर निर्भरता कम करना। तो डिटेचिंग, विड्रॉइंग या फिर रिड्यूसिंग। एंड हो जाएगा एडिक्टिंग, इंडल्जिंग, कंटिन्यूइंग। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब तो बार बार आता है ये शब्द, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व, अनपैरेलल, यूनिक या फिर नॉवेल। एंड हो जाएगा कॉमन, फैमिलियर फिर प्रेसिडेंटेड। एग्जीक्यूशन का मतलब लागू करना, निष्पादन करना, इम्प्लीमेंटेशन, फुलफिलमेंट या रियलाइजेशन। एंड हो जाएगा फेलियर, नेग्लेक्ट या फिर अबेंडनमेंट। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सरल बनाने का कोशिश करना, मदद करना सरल बनाने में, ईज करना, ई असिस्ट करना या एक्सपेडाइट करना। एंड हो जाएगा हिंडर, ब्लॉक या फिर ऑब्स्ट्रक्ट। बॉलस्ट्रिंग का मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग, रीइंफोर्सिंग, बूस्टिंग। एंड हो जाएगा वीकनिंग, अंडरमाइनिंग फिर डैमेजिंग। स्टिकी का मतलब होता है जटिल, कठिन, या जहाँ पर वो रुक सा जाए, एकदम स्थिर हो जाए वहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्स, ट्रिकी या फिर थॉर्नी। एंड तो हो जाएगा सिंपल, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फ्रिक्शन का मतलब तनाव, अनबन, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड या फिर स्ट्राइफ। एंड तो हो जाएगा हार्मनी, पीस या फिर एग्रीमेंट। इन आइसोलेशन मतलब कि अलग में, एकांत में, यानी कि सेपरेटली, इंडिविजुअली, डिटेच्ड। एंड हो जाएगा टुगेदर, कलेक्टिवली फिर कॉन्टेक्चुअली। स्केल अप मतलब स्तर बढ़ाना, एक्सपेंड करना, ग्रो करना, मैक्सिमाइज करना। एंड हो जाएगा डाउन साइज, श्रिंक या फिर मिनिमाइज। कंपैरेटिव एज का जो मतलब होता है तुलनात्मक लाभ, कॉम्पिटिटिव एज, सुपीरियरिटी या फिर एसेट। एंड हो जाएगा डिसएडवांटेज, लाइबिलिटी फिर वीकनेस। ईडियम फ्रेजेस भी जरूर देख लीजिए। चिपिंग अवे का मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को कम करना या कमज़ोर करना, ठीक है ना। तो इंडिया इज चिपिंग अवे एट इट्स ट्रेड डिपेंडेंसी ऑन चाइना। चाइना पर जो ट्रेड डिपेंडेंसी है, व्यापारिक जो निर्भरता है, उसको धीरे धीरे भारत जो है वो कम कर रहा है। वीन ऑफ का मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ की आदत छुड़ाना या ग्रेजुअली स्टॉप समवन फ्रॉम हैविंग और डूइंग समथिंग दे हैव बिकम यूज टू, ठीक है। द गवर्नमेंट वांट्स टू विन द इंडस्ट्री ऑफ सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्री जो है वो सब्सिडीज़ पर निर्भर रहना छोड़ दे, या उससे अलग, उस मतलब कि उस क्या कहेंगे, वो जो अपनी आदत है ना, वो मतलब कि उस पर निर्भर रहने का, तो वो अपनी आदत छोड़ दे, ठीक है। स्टिकी प्रॉब्लम, स्टिकी प्रॉब्लम यानी कि एक ऐसी समस्या जो है जिसका समाधान आसान न हो। एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, या कि बेरोजगार को मतलब कि समाधान या उसका एड्रेस करना, वो अभी भी बना हुआ है, एक स्टिकी प्रॉब्लम, एक ऐसा समस्या बना हुआ है जो जटिल है फॉर द पॉलिसी मेकर्स के लिए, नीति निर्धारकों के लिए। स्केल अप का मतलब स्तर बढ़ाना या उत्पादन को बड़े पैमाने पर ले जाना। तो लोकल स्टार्टअप्स जो हैं उनको ज़रूरत है मोर फंडिंग का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है टू स्केल अप देयर ऑपरेशन, अपने मतलब कि काम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। पांचवा नंबर बिल्ड ऑन, ये एक अच्छा शब्द है। बिल्ड ऑन का मतलब होता है टू यूज़ समथिंग एज ए बेस, किसी चीज़ को ना एक बेस के रूप में या फाउंडेशन के रूप में यूज़ करना, ताकि आगे का जो है विकास किया जा सके, ठीक है। यानी कि पिछली सफलता को आधार बनाकर आगे बढ़ना। तो न्यू विक्ट्री जो है ना विल बिल्ड ऑन द टीम्स प्रीवियस सक्सेस, मतलब पिछले जितने भी सक्सेस थे टीम के, उसके उस पर जो है मतलब कि उसी को आधार बनाकर उसे आगे बढ़ाएगी। नए मतलब कि नई जीत जो है ना, उसी मतलब कि पिछली सफलता को आधार बनाकर उसे आगे बढ़ाएगी। इन आइसोलेशन मतलब
किसी चीज़ को मतलब सेपरेटली आप देखते हैं, ठीक है ना। यू कैनॉट जज द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है उसको आप जज नहीं कर सकते हैं आइसोलेशन में, यानी कि अलग से या बिना संदर्भ के नहीं आ सकते हैं उसको, ठीक है। पुश थ्रू का जो मतलब होता है किसी चीज़, ठीक है, कि को प्रयासों से पारित या संपन्न करना, मतलब टू फोर्स समथिंग लाइक ए लॉ और डील, ठीक है ना, टू बी एक्सेप्टेड और कंप्लीटेड क्विकली, ठीक है, किसी चीज़ को जो है एक्सेप्ट करवाना या फिर कह सकते हैं उसको पूरा करवाना जल्द से जल्द, ठीक है। तो निगोशिएटर्स जो है ना मैनेज टू पुश थ्रू द ट्रेड डील डिस्पाइट द ऑपोजिशन, यानी कि विरोध के बावजूद जो है जो निगोशिएटर्स हैं, जो वार्ताकार हैं, उन्होंने जो व्यापार जो समझौते को उसने संपन्न कराने में हुए सफल रहे। तो अब बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो कंपाउंडिंग गेन्स का जो मतलब तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है कंपाउंडिंग गेन्स का मतलब लेकिन इसके जैसा कि हम प्रतिदिन आपसे सवाल जवाब करते हैं और आपके भी सवाल की जो उम्मीद करते हैं कि आप भी सवाल पूछें, लेकिन जो इसमें जो कहा जा रहा है वो यह है कि क्या न्यूजीलैंड के साथ हुआ यह नया व्यापार समझौता सिर्फ एक छोटी सी डील है या फिर यह भारत की ग्लोबल ट्रेड वॉर की अगली बड़ी चाल है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 1% से कम का व्यापार भारत के लिए मायने नहीं रखता तो आप गलत हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम द हिंदू के बेहद महत्वपूर्ण एडिटोरियल कंपाउंडिंग गेन्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे और इसमें जो मतलब कि इस वीडियो में जो हम जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जैसे कि क्यों यह छोटा सा दिखने वाला समझौता भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक विन है और कैसे भारत ने अपनी डेयरी सेक्टर यानी कि दूध उत्पाद वाले जो सेक्टर हैं उसको सुरक्षित रखते हुए न्यूजीलैंड को मात दी है। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यानी कि अनिश्चितता के दौर में और चीन पर निर्भरता कम करने के लिए जो है यह एफटीए भारत के लिए कितना अर्जेंट था, यानी कि कितना महत्वपूर्ण था। तो हम सिर्फ खबर नहीं पढ़ेंगे बल्कि इस एडिटोरियल के मुश्किल इंग्लिश फ्रेजेस को भी देखेंगे और इसे आसान भाषा में समझेंगे, मतलब अपने भाषा में हिंदी में समझेंगे, ठीक है। और इससे जो है आपकी वोकेबलरी और करंट अफेयर्स दोनों ही मजबूत हो सके आपका, यही मतलब कि हम चाहते भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कंपाउंडिंग गेन्स का जो मतलब होता है यानी कि जुड़ते हुए लाभ कह सकते हैं यहाँ पर जो कहने का यह मतलब है कि लाभ पर लाभ मिलना। जैसे कि वैसे ही यह एफटीए जो है ना अकेले नहीं बल्कि पिछले कई समझौतों की कड़ी में जुड़कर भारत को बड़ा फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। और जो आपका सब हेडलाइन है वो है द न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है ना ये बिल्ड्स ऑन का यहाँ पर यूज़ हो रहा है ना 7 रिसेंट एफटीएज, यानी कि अभी हाल ही में जो कई सारे एफटीए हुए हैं, 7 एफटीए हुए हैं। तो न्यूजीलैंड के साथ जो यह समझौता हुआ है ना वो पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में 3-4 सालों में जो है भारत द्वारा किए गए 7 अन्य जो व्यापार समझौते हुए हैं उसी की सफलता को आगे बढ़ाता है, मतलब ये उसकी अगली कड़ी है, ठीक है ना। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो भारत और न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है ना, जिसको हस्ताक्षरित किया गया यानी साइन किया गया मंडे को, माइट लुक अंडरवेलमिंग। ये आपको दिखने में ना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं लगे, ठीक है ना। माइट लुक ये मतलब एक संभावना है कि ये लुक जो है यहाँ पर जो है एक वर्ब है जो कि ये लुक एट या लुक मतलब कि लुक इनटू द मैटर ऐसा वाला नहीं है। ये एक ऐसा वर्ब है जो आपको जैसे साउंड हो गया, लुक हो गया, फील हो गया, इस टाइप का ये एक वर्ब है जो बता रहा है कि ये लगता है एपियर होना जैसे, ठीक है ना। तो माइट लुक अंडरवेलमिंग, ये आपको ना प्रभावशाली जो है भले मतलब कि ना लगे, अंडरवेलमिंग मतलब कि प्रभावशाली ना लगना, ठीक है ना, ठीक है।
व्हेन व्यूड इन आइसोलेशन, यदि इसको जो है ना बिना संदर्भ के देखें, या आप कह सकते हैं जब आप इसे जो है क्या कहेंगे, मतलब कि अलग से देखने में या अलग थलग रूप से अगर इसको देखते हैं तो ये आपको अंडरवेलमिंग लग सकता है, बट इज़ नेवरदलेस, लेकिन यह जो है फिर भी जो है सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। व्हेन लुकिंग एट, जब आप इसे देखते हैं, व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग ओवर द लास्ट 5 to 6 ईयर्स, जो पिछले 5 और 6 सालों में जो हो रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए आप जो है इस ये फिर भी जो है ये महत्वपूर्ण है, ये कहना, बट इज़, लेकिन यह जो है फिर भी महत्वपूर्ण है जब आप इसे देखते हैं जो हो रहा है पिछले 5-6 सालों में, ठीक है। ये जो इम्प्रेशन है, इम्प्रेशन मतलब ये जो धारणा कह सकते हैं आप, ठीक है, कि मतलब कि ये छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो ये जो अंडरवेलमिंग का जो एक इम्प्रेशन है आपके अंदर कि ये बहुत छोटा सा इकोनॉमी है न्यूजीलैंड की और बहुत छोटा सा देश है, तो ये जो इम्प्रेशन जो है इज़ बिकॉज न्यूजीलैंड का जो इकोनॉमी है इज़ 1/16 द साइज ऑफ इंडियाज़, यानी कि इंडियाज़ यहाँ जो दिया हुआ है ना एपोस्ट्रॉफी एस, यहाँ पर इंडियाज़ का इकोनॉमी के बारे में बात हो रहा है। तो भारत की इकोनॉमी का ये एक मतलब कि 16वां हिस्सा है न्यूजीलैंड का इकोनॉमी, इसलिए ये जो आपके अंदर में ये एक धारणा है, एंड मेक्स अप लेस देन 1% ऑफ इंडियाज टोटल ट्रेड, और ये जो है ना भारत का जो टोटल ट्रेड है, भारत का जो कुल व्यापार का जो है 1% से भी जो है ये कम है, ठीक है। यट या फिर जो है इसको नकारने की बात हो रही है, लेकिन या फिर भी जो है दिस व्यू, ये जो नज़रिया है, इग्नोर्स द फैक्ट, इस सच्चाई को अनदेखा कर देता है, दैट द एफटीए कम सून आफ्टर द साइनिंग ऑफ और क्लोजर ऑफ निगोशिएशंस ऑन 7 other trade agreements in the past 3.5 years or so। कह रहा है कि यह जो दृष्टिकोण है या यह जो नज़रिया है, ठीक है, ये जो व्यू है ये अनदेखी करता है या उपेक्षा करता है इस तथ्य का कि यह जो है यह एफटीए जो है पिछले मतलब कि 3.5 सालों में 7 अन्य व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने या फिर बातचीत समाप्त होने के तुरंत बाद आया है, ठीक है। ये व्यू जो है, ये छोटा है बड़ा है जो भी है, तो ये जो व्यू है ये इग्नोर कर देता है इस सच्चाई को, इस फैक्ट को, इस तथ्य को कि यह जो एफटीए है ये तुरंत आता है कब, ये आफ्टर द साइनिंग ऑफ। ये तो मतलब कि साइनिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ पर हस्ताक्षर करने या फिर उसका समापन कर, निगोशिएशन यानी बातचीत समापन के बाद आता है ऑन 7 अदर ट्रेड एग्रीमेंट्स, 7 अन्य ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हुए हैं पिछले 3.5 ईयर्स और सो, यानी कि लगभग 3.5 वर्षों में। और सो जो है ना ये एक मतलब कि ये कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि ये एक अनिश्चितता या लगभग दर्शाने के लिए किया जाता है। और सो मतलब 3.5 ईयर्स एकदम एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है यहाँ पर, जो है ना 3.5 ईयर्स, हो सकता है ये ज़्यादा हो सकता है कम हो, तो इसलिए और सो लगा देते हैं इसमें। इट ऑल्सो इग्नोर्स, यह इस बात की भी अनदेखी करता है द लार्जर पॉलिसी गोल्स को, लार्जर पॉलिसी गोल्स मतलब जो बड़े नीतिगत लक्ष्य हैं ना, उसको भी अनदेखी करता है जो भारत कोशिश कर रहा है हासिल करने की थ्रू सच डील्स, इस तरह के डील्स के माध्यम से। द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था और जो यूएस टैरिफ फ्रिक्शंस जो हुए थे, यानी कि अमेरिका के साथ जो व्यापारिक तनाव जो हुआ था, इसने क्या किया था, इसने दिखा दिया था भारत को या सिखा दिया था भारत को कि भारत को, या दैट मतलब कि इट मतलब भारत को ज़रूरत है डाइवर्सिफाई करने की। डाइवर्सिफाई का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ना विविधता लाने की। विविधता लाने मतलब क्या हुआ, मतलब कि सप्लाई चेन्स में विविधता लाने की ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट साइट्स, यानी कि आयात और निर्यात के मामलों में विविधता लाने की ज़रूरत है भारत को। क्यों ज़रूरत है,
ये विविधता लाने का मतलब क्या हुआ कि भारत को जो है आयात और निर्यात के लिए जो है ना, केवल एक दो देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे जो है कई देशों के साथ जुड़ना चाहिए। और इसी वजह से जो है एफटीए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अगर, जैसे हम पहले, हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो अमेरिका है, और आप देख रहे हैं कि कैसे जो है ट्रम्प जब से आए हैं, उनका जो एक मर्कुरियल जो एक नेचर है, एक पागलपन टाइप का जो उनका एक व्यवहार है, उसके वजह से जो है न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व जो है मतलब कि उससे पीड़ित हो रहे हैं। और खास करके भारत की बात कर रहे हैं तो भारत केवल होने उन पर डिपेंडेंट होने की वजह से, और दूसरी तरफ जो चाइना के आयात पर डिपेंडेंट होने की वजह से जो है पूरी तरह से एक तरीके से ना एक कमज़ोर बन जाता है व्यापार के मामले में। और इसी वजह से जो एफटीए आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि आप ना अपने डाइवर्सिफाई कर सकें अपने सप्लाई चेन्स को। वीनिंग ऑफ इंपोर्ट्स, अब जरा वीनिंग ऑफ का तो हमने बताया था कि किसी चीज़ पर निर्भरता को कम करना, मतलब उसकी आदत को छुड़ाना। तो वीनिंग ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, चाइना से जो इंपोर्ट होते हैं ना उसको धीरे धीरे कम करना इज़ अ टफ टास्क, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन मतलब कि कार्य है, ठीक है, जिनसे जो आने वाले सामान पर जो अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि चीन जो है एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है भैया, और पूरा केवल इंडिया ही नहीं पूरा विश्व उसका लोहा मानता है। येट फिर भी कहा जा रहा है कि येट एनी चिपिंग अवे ऑफ द 16%, ठीक है, येट फिर भी किसी भी प्रकार चिपिंग का मतलब क्या, धीरे धीरे मतलब कि वहाँ से जो है आप क्या कहेंगे, कटौती करना या कम करना, चिपिंग अवे ऑफ द 16% ऑफ द इंडियाज इम्पोर्ट्स दैट चाइना अकाउंट्स फॉर, जिसके लिए चाइना जिम्मेदार है, या चाइना से जहाँ से आता है, यानी कि चिपिंग अवे का मतलब कटौती करना। सबसे पहले ये समझिए, बोल रहा है कि किसी भी प्रकार की कटौती ऑफ द 16% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स, भारत का जो इंपोर्ट्स जो 16% का होता है जो चाइना से आता है, दैट चाइना अकाउंट्स फॉर, ये जो किसी भी प्रकार का जो कटौती होगा ना वुड बी वेलकम होगा, ठीक है। वुड बी वेलकम यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो चिपिंग अवे के साथ दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए। इम्पोर्टेंटली ये महत्वपूर्ण रूप से, या आप कह सकते हैं ये सबसे ज़रूरी जो बात है वो यह है कि द स्ट्रेटेजिक नीड जो है, जो रणनीतिक जो ज़रूरत है डाइवर्सिफाई करने की, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यानी कि निर्यात का जो गंतव्य है जहाँ पर आप सामान भेज रहे हैं, तो वो जो डाइवर्सिफाई करने की जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की जो ज़रूरत है, स्ट्रेटेजिक नीड जो है, खास करके स्पेशली विशेष रूप से वाइल द मर्क्यूरियल जो डोनाल्ड ट्रंप है इज़ इन चार्ज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट कौन है? अमेरिका। तो कहा जा रहा है कि विशेष रूप से जो है आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार के प्रभावी हैं। सबसे बड़े निर्यात बाजार कौन है हमारा? वो है अमेरिका, ठीक है। यानी कि हमें क्या कहेंगे, अपने निर्यात के लिए ना नए देश खोजने होंगे, खासकर तब जब अमेरिका जो है, जो कि हमारा सबसे बड़ा बाजार है, उसके जो नेता हैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनिश्चित स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं, वो मतलब कि इसके प्रभारी बने हुए हैं या उसके जो है प्रेसिडेंट हैं। तो इज़ क्लियर एंड अर्जेंट, तो इज़ जो है यहाँ वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? आपको पता है ये चीज़, ये है द स्ट्रेटेजिक नीड टू डाइवर्सिफाई, ठीक है। तो ये जो है आपका स्ट्रेटेजिक नीड है आपका, और इससे जुड़ा हुआ है इज़, ठीक है। और ये जो है बीच में जो कॉमा में आप देख रहे हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वही बोल रहा है कि इंपॉर्टेंटली द स्ट्रेटेजिक नीड टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इज़ क्लियर एंड अर्जेंट। खासकर तब जब मर्क्यूरियल डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट के प्रभारी के रूप में है, यानी कि उसको कंट्रोल करते हैं। द ट्रेड डील्स, अब कहा जा रहा है कि ये जो व्यापारिक समझौते हैं विथ मॉरिशस, ठीक है, द यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए नेशंस, द यूके, द ईयू, ओमान,
एंड नाउ न्यूजीलैंड। ये सारे जो ट्रेड डील्स हैं, ये ट्रेड डील्स के लिए जो है, ये विथ से कुछ नहीं है, विथ आपका बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये ट्रेड डील्स जो है ना, ये प्रोवाइड का ये आ रहा है, ये सारे जो है ना प्रदान करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को। क्या प्रदान करते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ को प्रदान करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं, मौका प्रदान करते हैं कि उन्हें जो है इसका एडवांटेज, इनका लाभ लेना चाहिए। समझ गए? फाइनली अंततः या अंत में जो है क्या है, डिसमिसिंग दिस, इसको खारिज करना, इस एफटीए को, क्योंकि ये बड़ा छोटा है, ये है इस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज, इसके साइज़ के आधार पर ये बड़ा अनुचित होगा, ये बड़ा अनफेयर होगा इंडिया के निगोशिएटर्स के लिए। जिसने जो है जो है निगोशिएटर्स के ला रहा है, जिसने जो है, इसलिए हैव लगा, अगर निगोशिएटर होगा तो यहाँ हैज़ लग जाता। तो हु हैव डन वेल, जिसने बहुत अच्छा कार्य किया है, टू यूज़ इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसने जो है, जो एक तरीके से जो भारत की जो खूबियाँ हैं, ठीक है, कंपेरेटिव एडवांटेज, जो तुलनात्मक जो खूबियाँ हैं, उसका इस्तेमाल करके कैसे, टू पुश थ्रू की विक्ट्रीज, यानी कि एक बड़ी जीत हासिल की है इसने, जो इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, अब सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। द फर्स्ट की स्ट्रेंथ ऑफ द एफटीए। अब कहा जा रहा है कि ये जो सबसे प्रमुख जो स्ट्रेंथ है इस एफटीए का इंडिया के लिए, एंड बड़ा अभूतपूर्व है, मतलब इससे पहले नहीं देखा गया है, कि वो क्या है, कि इज़ दैट न्यूजीलैंड, ये जो न्यूजीलैंड है ना, विल रिमूव ऑल गुड्स टैरिफ्स इमीडिएटली। सारे गुड्स टैरिफ्स जो है ना, गुड्स टैरिफ मतलब कि जो सामान पर जो भारतीय सामानों पर जो लगने वाले जो कर हैं, उसको तुरंत वो हटा देंगे ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट। यदि मतलब कि एग्रीमेंट, समझौता का मतलब, समझौता क्या कहेंगे आप, समझौता लागू हो जाता है तो, ठीक है ना, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑन एग्जीक्यूशन जो है ये मतलब कि कानूनी रूप से ये जब लागू हो जाती है, ये एक शर्त बता रहा है कि ये जो है न्यूजीलैंड जो है वो रिमूव कर देगा सारे टैक्स को, सारे मतलब कि क्या कहेंगे, शुल्क को या टैक्स हटा देगा जब ये एग्रीमेंट लागू हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है सेकेंड स्ट्रेंथ जो है इस डील का जो है वो क्या है, इज़ दैट इंडिया जो है ना, वो सफल रहा है अवॉइड करने में प्रोवाइडिंग एनी कॉन्सेशन। यानी कि इंडिया क्या रहा है, इंडिया जो है सफल रहा है, किस बात के लिए सफल रहा है, कि वो जो है कोई भी कॉन्सेशन, यानी कि कोई भी रियायत देने से बचने में वो सफल रहा है ऑन एनी ऑफ इट्स सेंसिटिव सेक्टर्स। किसी भी प्रकार या किसी भी तरह का जो भारत का जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, यानी कि जो आप कह सकते हैं संवेदनशील क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है खेती आदि, या आप कह सकते हैं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में या खेती के क्षेत्र में, जो वहाँ से जो है ना कोई भी ढील न्यूजीलैंड को नहीं दी गई है, कोई भी रियायत न्यूजीलैंड को नहीं दी गई है, जिससे जो है हमारे किसान या उद्योगों को नुकसान पहुँचे। तो इस बात में भी ये एक स्ट्रेंथ है इस डील का, इस एफटीए का, कि अमंग दीज एक्सक्लूजन। अब कहा जा रहा है कि जो बाहर रखे गए जो क्षेत्र हैं ना, उनमें जो प्रमुख हैं, की मतलब प्रमुख, अमंग दीज एक्सक्लूजन्स, तो ये जो बाहर रखे गए क्षेत्रों में से जो प्रमुख हैं वो क्या हैं, इज़ डेयरी, यानी कि दूध उत्पादन, समथिंग न्यूजीलैंड हैड बीन स्पेशली कीन। ये एक ऐसा चीज़ था, यानी कि डेयरी जो है ना, एक ऐसा चीज़, क्योंकि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, तो ये एक ऐसा चीज़ है या था जो न्यूजीलैंड जो है वो विशेषकर मतलब कि चाहते थे कि इसको इसमें शामिल करे। ठीक है, तो समथिंग न्यूजीलैंड हैड बीन स्पेशली कीन टू इंक्लूड, यानी कि न्यूजीलैंड जो चाहता था कि भारत जो है अपनी डेयरी मार्केट उनके लिए खोले। ठीक है, लेकिन भारत ने मना कर दिया। ठीक है, बड़ा उत्सुक था ये चीज़ करने के लिए वो। द थर्ड पॉजिटिव, ये जो थर्ड जो पॉजिटिव जो है वो क्या है, जो सकारात्मक कह सकते हैं, या जो तीसरा जो फ़ायदा है वो क्या है, आप देखिए, न्यूजीलैंड का जो कमिटमेंट है, जो वादा है, टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया वर्थ $20 बिलियन ओवर 15 ईयर्स। वो क्या है कि
न्यूजीलैंड की जो है ना 15 वर्षों में, यानी कि आने वाले जो 15 वर्षों में भारत में जो है $20 बिलियन, ठीक है, के निवेश की सुविधा बोल रहे हैं, सुविधा प्रदान करने की एक प्रतिबद्धता है। मतलब कहने का यह मतलब है कि $20 अरब का निवेश करवाने में मदद करने, ठीक है, खुद नहीं कर रहेगा वो, 20 मतलब कि उसके जो इंडस्ट्री है ना वो आके करेगी। तो $20 अरब का निवेश करवाने में मदद करने का वादा किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ है, बड़ा यहाँ पर लाइन जो है ना इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये थर्ड पॉजिटिव जो है वो न्यूजीलैंड का वो कमिटमेंट है। कमिटमेंट क्या है, प्रतिबद्धता या वादा क्या है कि वो मदद करेगा, सरल बनाएगा इन्वेस्टमेंट करने में इंडिया में $20 बिलियन के वर्थ का अगले 15 वर्षों में, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू प्रोविजंस इन द EFTA ट्रेड पैक्ट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रोविजंस था आपके EFTA ट्रेड पैक्ट में, जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो FTA हुआ था। तो EFTA या के जो व्यापार समझौते के प्रावधान के ये बिल्कुल समान है या बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है ना। वेर इन जिसमें जो है या जहाँ जो है 4 EFTA कंट्रीज़ जो है उसने कमिट किया था, वादा किया था या प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि वो फैसिलिटेट करेगी 100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का इन इंडिया में ओवर 15 ईयर्स, ठीक है। यानी कि उन 4 देशों ने 15 साल में $100 अरब, ठीक है, के निवेश की सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई थी, यानी कि उसने एक वादा किया था। टू बी श्योर मतलब निश्चित रूप से, दीज आर कमिटमेंट्स, ये एक ऐसे कमिटमेंट्स हैं जो कि फैसिलिटेट करना है, यानी कि आप कह सकते हैं ना, पूरा पढ़ लीजिए पहले। टू बी श्योर दीज कमिटमेंट्स टू फैसिलिटेट एंड नॉट कमिटमेंट्स टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ बड़ा अंतर है यहाँ पर। But getting them included in the text of the deal is nevertheless significant, ठीक है ना। यानी कि यहाँ कहने की ये बात है कि यह सच है, या आप मतलब कि ये जो है निश्चित रूप से जो है ये निवेश की सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धताएं हैं, ठीक है। यानी कि ये निवेश जो है ना करवाने का वादा है ये, ठीक है, न कि जो है खुद निवेश करने की गारंटी नहीं है ये, ठीक है ना। यानी कि कहने की बात है कि न कि सीधे निवेश करने की, ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि इसके बावजूद भी जो है इज़ नेवरदलेस सिग्निफिकेंट, मतलब कि ये इसे जो है मतलब कि इस बात को गेटिंग देम इंक्लूडेड, ठीक है ना, ये एक आपको पैसिव में है, इन्हें जो है शामिल करना इस चीज़ को इन द टेक्स्ट ऑफ द डील, यानी कि आप कह सकते हैं कि लिखित समझौते में शामिल करना, इज़ नेवरदलेस, ये किसी भी तरीके से कमतर नहीं है, मतलब कि इज़ नेवरदलेस सिग्निफिकेंट, ये एक बड़ी उपलब्धि है। टू हेल्प दिस अलोंग, ठीक है, टू हेल्प दिस अलोंग मतलब कि इसे आगे बढ़ाने में या इसे इस काम को आसान बनाने के लिए, ठीक है, इंडिया विल क्रिएट अ डेडिकेटेड डेस्क, इंडिया जो है वो एक बनाएगा डेडिकेटेड डेस्क। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, लेकिन यहाँ पर जो है समर्पित यानी कि उसी के लिए मतलब कि वो कार्य करेगा, यानी कि डेस्क मतलब हो गया ऑफिस, ठीक है ना। तो इंडिया जो है ना एक डेडिकेटेड डेस्क बनाएगा, ऑफिस बनाएगा, टू एड्रेस एनी इश्यूज, ताकि कोई भी समस्या का समाधान कर सके जो न्यूजीलैंडर इन्वेस्टर्स को फेस करना पड़ सकता है। सच अ टारगेटेड अप्रोच, इस प्रकार का जो टारगेटेड अप्रोच है ना, यहाँ पर इस प्रकार का जो टारगेटेड अप्रोच है टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश के प्रति ऐसा जो लक्षित कह सकते हैं या जो लक्षित नहीं कहिए, सिंपल से कहिए, एक खास रवैया जो है वो जरूरी है यदि इंडिया को चाहती है कि हासिल करना द मल्टीपल गोल्स, कई सारे जो लक्ष्य हैं, मल्टीपल गोल्स का मतलब कि कई लक्ष्य को हासिल अगर करना चाहती है, वो गोल्स क्या क्या हैं। एक तो आपका विनिंग ऑफ चाइना है,
यानी कि चाइना पर निर्भरता कम करना आयात के लिए, इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और उसमें विविधता लाना, क्रिएटिंग जॉब्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना या उसको पैदा करना, बॉल्स्टरिंग द कैपिटल अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट को मजबूती प्रदान करना, एंड जनरली और सामान्यतः इंक्रीजिंग बढ़ाना इनकम्स आय को बढ़ाना, ठीक है ना। द अदर लॉन्ग स्टैंडिंग नीड, जो अन्य जो पुराने एक लंबे समय से जो चली आ रही जो आवश्यकता या ज़रूरत है ऑफ हेल्पिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को मदद करने का, इस क्या करने में, बढ़ाने में, स्केल अप करने में, रिमेन्स अ स्टिकी प्रॉब्लम, वो अभी भी जो है एक स्टिकी प्रॉब्लम बना हुआ है, मतलब एक कठिन चुनौती बना हुआ है। यानी कि इन सब के बीच जो है ना एक पुरानी समस्या अभी भी बनी हुई है, अपने देश के छोटे कारखानों और निर्माताओं को बड़ा बनाने में यानी कि स्केल अप करने में जो मदद करना अभी भी एक कठिन चुनौती बनी हुई है। समझ गए? तो यह था भारत न्यूजीलैंड एफटीए का पूरा विश्लेषण। साफ है कि भारत अब छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी ग्लोबल पिक्चर तैयार कर रहा है। भले ही न्यूजीलैंड की इकोनॉमी छोटी हो, लेकिन बिना किसी नुकसान के $20 बिलियन के निवेश का वादा लेना और अपनी डेयरी सेक्टर को सुरक्षित रखना हमारी डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा आज का सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसे समझौतों से हम सच में चीन पर अपनी निर्भरता को 16% घटाकर कम कर पाएंगे, या फिर घरेलू निर्माताओं को मजबूत करना ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। आज हमने जो स्टिकी प्रॉब्लम और विनिंग ऑफ जैसे शब्द सीखे, उन्हें अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं होगी। अगर आप इस एडिटोरियल के नोट्स या वर्ड लिस्ट चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं जो वर्ड्स वगैरह हैं उसको। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया और आप अपनी इंग्लिश और जनरल नॉलेज को ऐसे ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।